नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS के माध्यमिक स्तर के हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, उनके अभिभावकों और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर मोनिका काद्यान, शैक्षिक अधिकारी NIOS से। हम कार्यक्रम शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस कार्यक्रम से संबंधित आपके कोई प्रश्न है, कोई संदेह है या अन्य कोई जानकारी आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप sdmios.nios.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। शिक्षार्थियों और दर्शकों, ये जो कार्यक्रम है हमारा, इसमें हमने 3 बिंदु लिए हैं। ये मुख्य रूप से हम लेखन कौशल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे निबंध लेखन पर, पत्र लेखन पर और सार लेखन पर। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं निबंध लेखन पर। हमने एक कार्यक्रम इससे पहले भी निबंध लेखन पर किया था और इस पर हमने विस्तार से बात की थी। तो आज की इस पुनरावृत्ति के कार्यक्रम में हम निबंध लेखन पर बात करेंगे, लेकिन इतने विस्तार से हम बात नहीं करेंगे, बहुत ही संक्षेप में हम बात करेंगे। शिक्षार्थियों, जब भी हम निबंध लेखन की बात करते हैं तो हमें ये अनुभव होता है कि हमारे पास बहुत सारी जानकारी होती है, बहुत सारे विवरण होते हैं और हम लिखना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम निबंध कैसे लिखें। कई बार हम किस घटना के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को, किसी साथी को बताना चाहते हैं, तब हम अपनी अपनी सभी भावनाओं को, अपने विचारों को हम व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इस पर भी बात करेंगे कि हम जब भी निबंध लिखें तो हम किस तरह से उसे प्रस्तुत करें, किस तरह से हम लिखें, उसमें किन किन बातों का हम ध्यान रखें। जैसे अगर हमारा निबंध का विषय अगर एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें जैसे हम परीक्षा में हम अगर निबंध लिखना चाहते हैं तो हम उस पे लिखते हुए कई अन्य बातों का भी ध्यान रखेंगे और विषय के चुनाव के बारे में भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये सब बातें हैं जिनका हमें निबंध लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमारे सामने यही प्रश्न आता है कि निबंध है क्या? अब निबंध क्या है, इसके बारे में जब हम जानते हैं तो हम ये समझते हैं कि एक ऐसी रचना जो बंधी हुई है, जो व्यवस्थित है, जिसमें हमारे जो विचार हैं या जो घटनाएं हम बता रहे हैं उसे सही क्रम में, एक सही व्यवस्था में हम लिख रहे हैं, तो उसे हम निबंध कहते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि जो निबंध है वो गद्य में लिखा जाता है। जिस तरह से हम उपन्यास पढ़ते हैं, कहानी, संस्मरण आदि हम पढ़ते हैं, ये गद्य की ही विधाएं हैं, उसी तरह से निबंध भी गद्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। अगर हम ये सोचें कि निबंध जो है उसे बहुत बड़े आकार में ही लिखा जाए या बहुत बड़े आकार वाली रचना ही निबंध होती है, तो ऐसा नहीं है। निबंध छोटा भी हो सकता है, मतलब इसका कोई एक आकार, एक निश्चित आकार नहीं है। ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। सामान्यतया हम 2-3 पृष्ठों के निबंध लिखते हैं, लेकिन अगर हम चाहें और किसी विषय पर हमारी इतनी अच्छी पकड़ है और अगर समय की आवश्यकता है, अगर समय की ऐसी मांग है, तो हम 25-30 पृष्ठों के भी निबंध हम लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 पृष्ठों की रचना को ही हम निबंध कहेंगे अगर किसी विषय पर हम कोई अपने विचार लिख रहे हैं। ये जो रचना है ये बड़ी भी हो सकती है, 25-30 पृष्ठों की भी हो सकती है। क्योंकि आप माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं और आप परीक्षा की दृष्टि से भी निबंध लिखना सीखना चाहते हैं, तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं कि आप 3-4 पृष्ठों का निबंध लिखने का अभ्यास आप कर सकते हैं। अगर हम निबंध के विषय की बात करें तो
उसमें कोई भी विषय हो सकता है। आप किसी वस्तु पर भी निबंध लिख सकते हैं, किसी घटना पर भी लिख सकते हैं, अपने किसी विचार पर, किसी भाव पर भी आप निबंध लिख सकते हैं। तो निबंध के लिए विषय की कोई सीमा नहीं है। आप किसी भी विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। बस इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी निबंध आप लिखने के लिए आप जो विषय चुने, उसके लिए आपके पास एक सामग्री होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास कुछ विचार होने चाहिए, आपके कोई ऐसे अनुभव होने चाहिए जिन्हें आप इस निबंध में जोड़ सकें। तो अगर आपके पास ये सब सामग्री ही नहीं होगी तो आप निबंध नहीं लिख पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप निबंध लिखेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भाषा है वो आपकी ओढ़ी हुई भाषा न प्रतीत हो, उधार ली हुई भाषा प्रतीत न हो। जब भी कोई आपका निबंध पढ़े तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप अपनी बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी और की बात यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर हम ये सोचें कि हम निबंध लिखें क्यों, सिर्फ परीक्षा के लिए निबंध लिखना ज़रूरी है या सिर्फ इतना ही कि हम परीक्षा दें और निबंध लिखना सीखें या हम उसे याद कर लें तो काफ़ी है, तो ऐसा नहीं है शिक्षार्थियों। क्योंकि आप देखेंगे कि आपके जो अन्य विषय हैं, मानविकी के विषय हैं, आपके इतिहास है, सामाजिक विज्ञान है या अन्य विषय हैं, उनमें आप देखेंगे कि निबंधात्मक जो प्रश्न हैं वो भी आते हैं। तो अगर आपको अपनी बात को कहने का जो सलीका है आपका बहुत ही व्यवस्थित है, आप व्यवस्थित ढंग से अपनी बात कह सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को जो मैं बता रही हूँ कि मानविकी विषय से संबंधित हैं, उसमें भी आप अपने विचारों को सही ढंग से क्रमबद्ध करके, उदाहरण देकर, बहुत ही प्रभावशाली भाषा में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको निबंध लिखने का जो अभ्यास है आपका, वो आपके अन्य विषयों में भी बहुत काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी या अंग्रेज़ी भाषा या किसी अन्य भाषा में अगर आप निबंध लेखन सीख रहे हैं, तो ये कौशल आपका सिर्फ इसी विषय तक सीमित है। ये आप इस कौशल का जो प्रयोग है, आप इसे अन्य विषयों के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप निबंध लेखन का उपयोग सही ढंग से, सही अवसरों पर आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षार्थियों निबंध के प्रकार की। जब हम निबंध के प्रकार की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 मुख्य प्रकार आते हैं। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा विचारात्मक और तीसरा भावात्मक। तो ये जो 3 प्रकार हैं, मुख्य रूप से हम इन 3 कोटियों में निबंधों को वर्गीकृत करते हैं। जब हम वर्णनात्मक निबंध की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसी वस्तु, किसी घटना, किसी प्रदेश के वर्णन की। कोई वस्तु है आपके सामने, कोई नई वस्तु, कोई अनोखी वस्तु है जिसके बारे में आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, या ऐसी कोई घटना है जिसने आपको बहुत अधिक प्रभावित किया है, आपको अंदर तक झकझोर दिया है, आप कुछ समय तक उस घटना के प्रभाव में ही रहते हैं, तो आप चाहते हैं कि उस घटना पर आप अपने विचार साझा करें, तो आप निबंध लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो वर्णनात्मक निबंध है, इसमें आप त्योहारों के बारे में लिख सकते हैं, आप किसी दर्शनीय स्थल के बारे में लिख सकते हैं, आप कहीं गए हैं, आपने अपने परिवार के साथ कहीं गए, अपने साथियों के साथ गए हैं और आपका एक अनुभव बहुत अच्छा अनुभव रहा है, तो आप लिख सकते हैं। आप कभी किसी खेल को देखने के लिए गए हैं और आप बहुत रोमांचित हैं कि आपने क्रिकेट का मैच स्टेडियम में देखा है, तो आप उस अनुभव को भी आप निबंध का रूप दे सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के इन विषय जो हैं, ये सभी वर्णनात्मक निबंध की कोटि में आएंगे। तो इस तरह के जो निबंध होते हैं उनमें घटनाओं का एक क्रम होता है
और इसमें सामान्य बातें होती हैं, मुख्य रूप से हमारे जो अनुभव हैं वे होते हैं और सूचना दी जाती है। और अगर हम बात करें अन्य प्रकार के निबंधों की, तो वर्णनात्मक निबंध लिखना हमारे लिए आसान रहता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें हमारे अपने अनुभव शामिल होते हैं और अनुभव हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे ही व्यक्तित्व का एक हिस्सा होते हैं। तो हम आसानी से अपने अनुभवों को हम लिख सकते हैं। तो इसलिए वर्णनात्मक निबंध लिखना हमारे लिए अपेक्षाकृत आसान रहता है। अब हम बात करते हैं विचारात्मक निबंधों की। विचारात्मक निबंध क्या होते हैं? जिसमें विचार करने की आवश्यकता पड़े। अगर हम सामान्य ढंग से सोचें तो बिल्कुल सही बात है कि इस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व जो है वो मुख्य रहता है, उसकी प्रधानता रहती है। और ये इस प्रकार के जो निबंध हैं ये व्यक्तिगत होते हैं, सामाजिक होते हैं या राजनीतिक समस्या, इन पर लिखे जाते हैं। जैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि इंटरनेट का हमारे जीवन पर प्रभाव, या कोई नई प्रथा समाज में आपको देखने को मिली है, उसका प्रभाव समाज पर क्या है। या आप कह सकते हैं कि एक नया कानून आया है और उस कानून के बारे में हमारी क्या राय है, उसके बारे में हम विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत हम लिख सकते हैं। तो जब भी हम विचारात्मक निबंध लिखते हैं तो हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि जो विषय है हम उसके सकारात्मक और तथाकथित नकारात्मक, अच्छे और बुरे, दोनों तरह के जो पहलू हैं उन पर हम विचार करते हैं। हम तर्क देते हैं, हम जैसे हम सोच रखते हैं, हम सकारात्मक स्वरूप से ज़्यादा प्रभावित हैं तो हम उसकी तरफ अपने तर्क देते हैं कि बहुत अच्छा ये फैसला है सरकार का। और अगर हम उससे असहमत होते हैं तो हम उस पर भी अपने तर्क देते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर कोई समस्या है, कोई सामाजिक समस्या है, तो हम उसका हल देने का, उसका समाधान सुझाने का भी प्रयास करते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई समस्या है तो हम विश्लेषण करते हुए अपनी तरफ से अगर हमारे पास कोई समाधान है तो हमें वो समाधान भी विचारात्मक निबंध लिखते हुए अवश्य देने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। तीसरी कोटि, तीसरा वर्ग जो है वो है भावात्मक निबंध का। अब भावात्मक निबंध क्या होते हैं? जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि इसमें भाव जो है, बुद्धि हमारी जो थी वो विचारात्मक निबंध में प्रबल थी, प्रधान थी। भावात्मक निबंध में भाव प्रधान है, यानी हम किसी भी विषय पर क्या भावना रखते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी जो भावनात्मक प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है, उसके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। और इसमें इस बात का भी ध्यान हम रखते हैं कि इस प्रकार के जो निबंध होते हैं इसमें कल्पना की प्रधानता रहती है। हम तर्क कम देते हैं और कल्पना ज़्यादा करते हैं। जब भी हमसे कहा जाए कि अगर आप शिक्षक होते, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते, इस तरह की अगर आपको किसी स्थिति का विषय आता है जिसमें आपको किसी स्थिति की कल्पना करनी पड़ती है, तो वह भावात्मक निबंध कहलाता है। तो यहाँ तो आप कल्पना करेंगे, आप नहीं जानते कि एक प्रधानमंत्री के पद पर कितने अधिक भूमिकाएं, कितनी सारी भूमिकाएं एक साथ निभानी होती हैं, कितना बड़ा उत्तरदायित्व होता है, हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो आप अपनी कल्पना का सही उपयोग करते हुए आप इस भाव को ओढ़ते हुए कि आप प्रधानमंत्री हैं, तो आप क्या क्या कार्य करेंगे, आप किस तरह से कार्य करेंगे, तो आप इन सब बातों का वर्णन आप अपने भावात्मक निबंध में करते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे जो
निबंध हैं 3 प्रकार के, वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। किस किस तरह से कार्य करते हैं, किस किस तरह से उनमें बुद्धि की, भाव की, विचार की प्रधानता होती है। तो यहाँ तक हम आपको यहाँ तक ये बात स्पष्ट हो गई होगी, ये मैं उम्मीद करती हूँ। हाँ, अगर हम यहाँ आगे बढ़ते हुए यह सोचें कि जो निबंध है उसको अगर हम विषय वस्तु के आधार पर बांटें तो कौन-कौन से वर्ग होंगे? तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आएँगे। जैसे आप देख रहे हैं सामाजिक निबंध, सांस्कृतिक निबंध, राष्ट्रीय चेतनापरक निबंध, विज्ञान, तकनीक और प्रौद्योगिकी परक निबंध, राजनीतिक प्रेरक व्यक्तित्व से संबंधित निबंध और सूक्ति परक, मनोरंजन के साधन, इस तरह से बहुत सारे जो वर्ग हैं आप विषय के आधार पर भी बना सकते हैं। यानी ये आपके उपवर्ग हैं। उनके आगे ही आप देख सकते हैं कि इन्हें आप मुख्य जो वर्ग हैं वे विचारात्मक, भावनात्मक और वर्णनात्मक हैं, लेकिन उसके अंतर्गत आप इन्हें भी देख सकते हैं। निबंध के अंगों पर अगर हम बात करते हैं तो निबंध के अंग कौन से होते हैं, किन अंगों पर हमें विशेष ध्यान देना है कि ये जो अंग हैं हमारे निबंध में अवश्य हों कि हमारा जो निबंध है वो प्रभावशाली भी बने और जिस उद्देश्य के लिए निबंध लिखा जा रहा है वो उद्देश्य भी पूरा हो। अगर हम परीक्षा के लिए ये निबंध लिख रहे हैं, परीक्षा में लिख रहे हैं, तो हमारा जो परीक्षक है वह भी इस बात से सहमत हो कि बहुत अच्छा निबंध लिखा गया है। तो निबंध के अंग कौन से हों? तो निबंध के जो प्रमुख अंग होंगे शिक्षार्थियों, वो होंगे भूमिका, विषय वस्तु और उपसंहार। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि भूमिका में क्या लिखा जाएगा और विषय वस्तु और उपसंहार में, मैं समझती हूँ कि आपको ये स्क्रीन पर ये स्लाइड देखकर भी थोड़ा सा स्पष्ट हो गया होगा कि अगर आप अपने निबंध को इस तीनों वर्गों में अगर आप बांटते हैं, इन तीनों अंगों में अगर आप बांटते हैं, तो आप सही ढंग से अपना निबंध लिख सकते हैं, उसे व्यवस्थित ढंग से लिख सकते हैं। जैसे भूमिका है मान लीजिए, तो भूमिका को आप किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहली बात कि जो भूमिका है वो निबंध का एक तरह से विषय प्रवेश होती है। आप इधर-उधर की बात ना करके आप आरंभ से ही यह बताते हैं कि हमारा विषय क्या है, आपने क्या समझा है इस विषय से। तो आप अपनी भूमिका में इस बात को स्पष्ट कर देते हैं। भूमिका अगर आपकी बहुत ही रोचक होगी, बहुत ही आकर्षक होगी, तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि जो पाठक है, अगर परीक्षक है, अगर परीक्षा में लिख रहे हैं तो परीक्षक जो है, जो भी आपके निबंध को पढ़ रहा है, वो निबंध पढ़ने के लिए उत्सुक होगा। उसे लगेगा कि बहुत अच्छी भूमिका लिखी है, आगे क्या लिखा है देखते हैं। लेकिन अगर भूमिका आकर्षक नहीं है, रोचक नहीं है, उसमें आपके पाठक को बांधने की शक्ति नहीं है, तो फिर जो आपका पाठक है वो रुचि खो देगा। तो आपका उद्देश्य जो है निबंध पढ़ाने का वो पूरा ही नहीं होगा, तो आपका निबंध लिखना बेकार हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि भूमिका अच्छे ढंग से लिखना कितना ज़रूरी है। अब इस बात पर अगर हम बात करें कि निबंध की भूमिका कैसे लिखी जाए, तो आप अलग-अलग ढंग से निबंध की भूमिका लिख सकते हैं। अगर आप किसी महान व्यक्तित्व के उद्धरण से शुरू करते हैं, तब बहुत ही प्रभावशाली रहता है, क्योंकि जो पाठक है वह भी महान लोगों के व्यक्तित्वों के विचारों से अवगत रहते हैं। तो अगर आप विषय से संबंधित अगर इस तरह का कोई भी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोटेशन, उनके विचार जो हैं, उनके कथन हैं, अगर आप वो लिखते हैं तो आपके पाठक पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आप
अपने इस तरह से किसी व्यक्तित्व के कथन से अपनी जो भूमिका है वो आरंभ कर सकते हैं। तो एक तरह से ये जो विषय प्रवेश है ये बहुत ही प्रभावशाली बन जाता है। पाठक को भी ये बात समझ में आ जाती है कि जिस विषय पर आप ये निबंध लिख रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसे कैसे लिखा जाएगा, कहाँ से कौन-कौन किस-किस बात को इस निबंध में शामिल किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम किसी घटना के उल्लेख से निबंध प्रारंभ करते हैं। अगर आप किसी यात्रा का उल्लेख कर रहे हैं, अगर आप किसी यात्रा पर कोई निबंध लिख रहे हैं, तब आप कोई घटना का उल्लेख करते हैं कि अब मुझे ये सपना आया था कि हम उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आपके जो मित्र हैं वे किसी स्थान पर, मान लीजिए बम्बई गए थे, माफ़ कीजिएगा मुंबई गए थे, और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी अच्छे-अच्छे स्थान देखे और आपका भी मन था कि आप भी उस स्थान की यात्रा करें। या आप किसी इस तरह के अन्य किसी स्थान के बारे में इस तरह से उल्लेख कर सकते हैं। तो एक तरह से आपका यह विषय प्रवेश हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर इस यात्रा का उल्लेख है और किस तरह से इस निबंध को लिखने के लिए एक विचार जो है हमारे लेखक में, निबंध लेखक में यानी आप में आया है। तो एक तरह से एक अच्छा तर्क हो जाता है। तो इस तरह से आप ये निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी अन्य रूप में भी आप इस बारे में कुछ कह सकते हैं कि अलग-अलग तरीके आज़मा सकते हैं आप निबंध आरंभ करने के लिए। बस आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी भूमिका आप लिखेंगे, उस आरंभ से लेकर जब भी जहाँ आप वो भूमिका पूरी करेंगे, उसकी अंतिम पंक्ति तक पहुँचते-पहुँचते आप अच्छे से अपने पाठक को यह बता देंगे कि आगे निबंध में आप क्या परोसने वाले हैं। तो उसे बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि वो आगे क्या पढ़ने वाला है। तो इसलिए इस भूमिका को अच्छे ढंग से लिखना ज़रूरी होता है। तो ये जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, ये सिर्फ सुझाव के लिए हैं। आप अपने हिसाब से भी, अपनी मेधा से भी आप इस बारे में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विषय वस्तु पर। विषय वस्तु क्या? यानी हमारा जो निबंध है उसे जब हम विस्तार देते हैं, अगर हम वर्णन कर रहे हैं तो हम किस तरह से बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से वर्णन कर रहे हैं। किसी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं तो हम आरंभ में जो भी हमने अपनी यात्रा की तैयारियां की थी वहाँ से आरंभ करते हैं, है ना। और उसके बाद हम जहाँ जिस स्थान के लिए हम जा रहे हैं, जिस स्थान की हम यात्रा करने वाले हैं, उस स्थान पर पहुंचकर हमने क्या-क्या कार्य किए हैं, कहाँ-कहाँ हम घूमे हैं, किस-किस तरह के हमारे अनुभव हुए हैं, वो सब यहाँ विषय वस्तु का अंग बन जाते हैं। तो इसमें विषय का परिचय दिया जाता है, उसका रूप स्पष्ट किया जाता है। तो जो विषय है उसका एक ही केंद्रीय भाव होता है। मान लीजिए जैसे मैंने यात्रा बताया, अगर हम मान लीजिए हम किसी समस्या के बारे में बात करते हैं तो उस समस्या के विभिन्न रूप जो हैं, विभिन्न प्रभाव जो हैं, वो सब विषय वस्तु में आएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा विषय है उसका एक ही केंद्रीय भाव होगा। उस केंद्रीय भाव के का जो विषय प्रवेश है आपने भूमिका में कर दिया, उसे जो विस्तार देंगे आप वो विषय वस्तु में देंगे। जैसे किसी समस्या का है या कोई मुद्दा है तो उसके जो पक्ष हैं, विपक्ष हैं, उसमें आप तर्क जो हैं वो विषय वस्तु के अंतर्गत देंगे। और कुछ ऐसे भी विषय हो सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि उससे हमें कितने लाभ होते हैं, कितनी हानि होती है। जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट का जो है के प्रयोग का प्रभाव है, तो उसका लाभ है और उसकी हानि भी हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि उससे हमें क्या-क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या-क्या नुकसान हो रहे हैं।
अब विज्ञान के बारे में भी इसी तरह से लाभ और हानि, उसकी सकारात्मक पक्ष और उसके नकारात्मक पक्ष को आप एक बहुत ही अच्छे स्वरूपबद्ध ढंग से विषय वस्तु के अंतर्गत आप लिखते हैं। इसमें बस हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम सिर्फ सकारात्मक या सिर्फ नकारात्मक, हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच कुछ भी रहे, लेकिन हमें बहुत ही संतुलित ढंग से ही अपनी विषय वस्तु लिखनी होगी। हमें उसका सकारात्मक पक्ष पहले रखना होगा और अगर उसका कोई नकारात्मक पक्ष भी है तो हम उसके बाद में रखेंगे। तो इस तरह से हम अपनी विषय वस्तु रखते हैं। इसमें हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हमारी जो विषय वस्तु है उसमें लिखते हुए कोई भी हमारी ऐसी बात ना हो जिससे किसी भी वर्ग पर किसी भी तरह का बुरा असर पड़ता हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपका जो निबंध है, आपकी जो रचना है, वो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, तो आपका जो विचार है वो आपका है, लेकिन जब आप अपने विचार निबंध के माध्यम से अन्य लोगों से साझा करते हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वर्ग की, किसी भी धर्म की, किसी भी भावना को आहत ना करें। तो विषय से संबंधित नई नई जानकारी, अद्यतन जानकारी आप ज़रूर दें, उससे निबंध प्रभावशाली बनेगा, लेकिन अपनी राय देते हुए आप भावनाओं का ख्याल ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो विषय से संबंधित अगर आपके पास किसी कवि की कोई रचना है तो आप उसे भी उसमें 2-3 पंक्तियाँ आप उसमें शामिल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पूरी की पूरी कविता वहाँ पर उद्धृत कर दें, लिख दें। आप कुछ पंक्तियाँ, 2-3 पंक्तियाँ आप वहाँ पर लिख दीजिए, तो उससे पाठक पर एक अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे कि हम विषय की जो रूपरेखा है उसे हम बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। हम उसमें बिंदु, उपबिंदु, हम अनुच्छेद बनाते हुए हम उसे रखते हैं। इसमें आप शिक्षार्थियों अलग अलग विषय लेकर आप अभ्यास कर सकते हैं कि किसी भी विषय की भूमिका कैसे लिखी जाएगी और किसी विषय की जो विषय वस्तु है वो कैसे लिखी जाएगी। ये आपकी अपनी सुविधा पर निर्भर करता है। अभी निबंध लेखन के संबंध में हम कुछ और बातें भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी समय है एक छोटे से अल्प विराम का। तो फिर मिलते हैं आपसे। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से
कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, स्वयं बने हम, अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे भूमिका लेखन के बारे में। वो बात हमारी पूरी हो गई थी और फिर हमने बात की थी विषय वस्तु लेखन के बारे में। अब हम बात करते हैं उपसंहार लेखन के बारे में। अगर हमने एक काम शुरू किया है, हमारा जो निबंध है उसकी भूमिका बहुत अच्छी लिखी गई है, उसके बाद उसकी विषय वस्तु में हमने सभी बातें शामिल कर ली हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम से अपना जो निबंध है उसे लिखना पूरा कर देंगे। हम उसे एक सही जगह पर लाकर छोड़ेंगे। यानी हम जिस तरह से हमने भूमिका में विषय प्रवेश कराया था, उसी तरह से हम अपने निबंध का एक सही ढंग से हम अंत करेंगे। तो हम उपसंहार कैसे लिखेंगे? असली बात मानने की ये है कि जब भी हम उपसंहार लिखते हैं तो हम ये समझ लें कि जो पूरा निबंध है उसका निचोड़ या आप कह सकते हैं निष्कर्ष, वो हम उपसंहार में देंगे। जिस तरह से हम बता रहे हैं कि भूमिका भी अच्छी है और विषय वस्तु भी अच्छी है, तो अगर हमारा उपसंहार भी अच्छा होगा तो एक पूरा जो एक संपूर्ण प्रभाव है हमारे निबंध का वो बहुत अच्छा होगा। तो हमें अपने उपसंहार को लिखने पर भी कार्य करना चाहिए। अगर हम अपनी विषय वस्तु में हमने किसी समस्या के बारे में बात की है, तर्क दिए हैं, तो हम अंत में एक विश्लेषण करते हुए बिल्कुल संक्षेप में उसका एक समाधान हम सुझाएंगे। अगर हम किसी यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, हमने अपनी जो निबंध है वो अपनी यात्रा के बारे में लिखा है, तो हम अंत में बताएंगे कि ये जो यात्रा थी बहुत ही फलदायी रही, बहुत ही सुफल रही, सफल रही, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी इस तरह से योजना बनाएंगे, हम और भी यात्राएं करेंगे, तो आपका जो यात्री मन है वो बहुत ही सक्रिय होगा। तो इस तरह से आप अपना यात्रा संबंधी निबंध का आप उपसंहार लिखेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो उपसंहार है उसको लिखने का एक कोई निश्चित कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई निश्चित विधि नहीं है, कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। बस इतना है कि जब भी आप उपसंहार लिखें तो आप जिस तरह से आपने किसी सूक्ति से भूमिका का आरंभ किया था, आप किसी सूक्ति से ही निबंध का उपसंहार भी लिख सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि
आपका उपसंहार इस तरह से हो कि पढ़ने वाले को यह लगे कि हाँ, अब इससे आगे और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका निबंध पूरा लगे, यानी कुछ भी जैसे नहीं अभी बात नहीं बनी, इस तरह से ना लगे। अभी कुछ रहता है जो निबंध लेखक को लिखना था, ऐसा ना लगे। तो आपको इस तरह से अपना उपसंहार लिखना है। तो शिक्षार्थियों और श्रोताओं, दर्शकों, ये हमारा जो निबंध लेखन का जो पाठ था, जिस पर हम कह रहे थे कि निबंध कैसे लिखें, इस पर हमने बात की। और ये पुनरावृत्ति का हमारा पाठ है। इसमें आप एक विषय के तौर पे, एक सुझाव के तौर पर एक विषय देख सकते हैं, जैसे साक्षरता एक वरदान। तो ये जो विषय है, इस पर हम अपने अगर बिंदु अगर हम लिखें, हम निबंध लिखना एकदम से शुरू तो नहीं करेंगे ना, तो हम थोड़े से कुछ उसमें अपने बिंदु लिखेंगे, जिसे हम विस्तार देंगे अपने निबंध में। तो हम इस तरह से आपके स्क्रीन पर है, हम इन्हें शामिल करते हुए अपना निबंध लिख सकते हैं। तो ये हमारा साक्षरता एक वरदान, इस तरह से हमारा निबंध लिखा जा सकता है। तो इस तरह से बाल मजदूरी, जिसे हम बहुत ही बड़ा अभिशाप कह सकते हैं, बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे देश की, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो उस पर भी हम निबंध लिख सकते हैं। तो शिक्षार्थियों, ये हमारा पाठ जिस पर हमने बात की निबंध लेखन पर। और अब हम बात करते हैं पत्र लेखन पर। पत्र लेखन पर हम अपनी बात शुरू करने से पहले इस बारे में हम जानें कि पत्र लिखने की आवश्यकता जो है वो क्यों होती है। हम अपनी भावनाएं दूसरों से व्यक्त करते हैं, तब होती है। ये भावना बहुत ही व्यक्तिगत भी होती है और बहुत बार औपचारिक भी होती है, लेकिन हम अपने विचारों को बांटने के लिए, साझा करने के लिए ही हम पत्र लिखते हैं। अब पत्र लिखने का चलन काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी भारत गांव का देश है, तो यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग अपने कुशल क्षेम के बारे में पत्र लिखकर अपने संबंधियों को सूचना देते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। अभी भी पत्र लेखन का चलन बड़े शहरों में नहीं, लेकिन गाँव में और छोटे कस्बों में भी अभी भी है। तो इसलिए पत्र लेखन जो है हमारे कह सकते हैं कि हमारी शख्सियत का, हमारे व्यक्तित्व का एक अंग है। अगर आप ये कहें कि आपने कभी पत्र नहीं लिखा, तो शायद मुझे भी आश्चर्य होगा, क्योंकि हम सभी कभी न कभी किसी न किसी कार्य के लिए, किसी न किसी समय पर हम पत्र अवश्य लिखते हैं। ये हो सकता है कि हम अपने संबंधियों को पत्र ना लिखते हों, हम सिर्फ फ़ोन पर ही बात करके उनकी कुशल क्षेम जान लेते हों। ये ज़रूर हो सकता है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से कि वे ठीक ठाक हैं, अगर उनके साथ कोई समस्या है तो वो हल हो गई, हम इस बारे में जान लेते हैं। हम पत्र कम लिखते हों, लेकिन औपचारिक क्षेत्र में, जहाँ पर हमें किसी उद्योग से संबंधित लोगों से बात करनी है, हमें अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस करानी है, अगर कोई उसमें कुछ खामी आ गई है, उसे ठीक कराना है, तब हम पत्र अवश्य लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है शिक्षार्थियों कि पत्र जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं। हमारी जो भूमिका है उससे आप भली भांति समझ गए होंगे कि पत्र जो हैं वो दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पहले हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। तो अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जहाँ पर किसी तरह की औपचारिकता नहीं होती, जहाँ आपको यह नहीं
सोचना पड़ता कि आप इसमें अगर यह बात लिखेंगे तो इस तरह से ही लिखेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको कुछ भी कहने के लिए किसी की अनुमति ना लेनी पड़े। किसी को धन्यवाद, किसी को आभार, आप इस बात की परवाह ना करें कि इस व्यक्ति को बुरा लगेगा या ये लिखे नहीं तो उसे दुख होगा। आप इस तरह की औपचारिकताओं में जब नहीं पढ़ते हैं तो वे जो पत्र होते हैं उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो इस तरह के जो ये पत्र हैं, तो लिखने वाला और प्राप्त करने वाला, ये दोनों जो हैं उनमें एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है, बहुत ही गहरा रिश्ता होता है, बहुत ही नज़दीकी रिश्ता होता है। ये जो संबंध हैं ये पारिवारिक भी हो सकते हैं। हम अपने माता पिता को पत्र लिखें या हम अपने किसी सगी संबंधी को पत्र लिखें। ये कोई दोस्त भी हो सकते हैं, कोई सखी हो सकती है और कोई जानकार भी हो सकता है, कोई जान पहचान वाले भी हो सकते हैं। तो ये जो पत्र हैं इनमें किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं होती है, किसी भी तरह की लाग लपेट जिसे कहते हैं हम, वो नहीं होती है। तो ये जो पत्र हैं इन्हें हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अनौपचारिक पत्र हम किस तरह से किन किन लोगों को हम भेजते हैं, ये आपको स्पष्ट ही हो गया होगा। हम अपने बड़ों को भी लिखते हैं, अपने संबंधियों को भी लिखते हैं, अपने परिचितों को भी लिखते हैं। तो ये हमारे बड़े भी हो सकते हैं, हमारे समकक्ष, हमारे बराबर वाले भी हो सकते हैं और हमसे छोटे भी हो सकते हैं। तो इन संबंधों के अनुसार जो है हमारे संबोधन बदल जाते हैं, हम उसका आगे जिक्र करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं परिचय के तौर पर औपचारिक पत्र का, क्योंकि औपचारिक पत्र जो हैं इनके बारे में आपको विशेष रूप से जान लेना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में तो आपको इस बात की परवाह नहीं करनी है कि आप किस तरह से वो पत्र लिखें, आप कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र जो हैं उनके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो औपचारिक पत्र हैं ये किस किस को लिखे जा सकते हैं? मुख्य रूप से आपकी स्क्रीन पर है कि हम ये औपचारिक पत्र किसे लिखें। हम शिक्षार्थी हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद है, तो हम पुस्तक विक्रेता को भी लिखते हैं। हम किसी बैंक को या किसी सामान सेवा, जैसे मैंने बताया कि हमारा कोई भी सामान जो हमने ख़रीदा है अगर उसमें कोई कमी आ जाती है या हमें कुछ और ख़रीदना है, तब हम ये पत्र लिखते हैं। अगर हम किसी कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं तो ये सरकारी कार्यालय भी हो सकते हैं, ये निजी कार्यालय भी हो सकते हैं। तो इस तरह के कार्यालयों को भी हम पत्र लिखते हैं। और अगर कार्यालय या संस्था किसी व्यक्ति को पत्र लिखती है तो वो भी औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। और हम किसी कार्यालय को लिखते हैं या हम किसी कार्यालय के किसी अधिकारी को विशेष रूप से हम कोई पत्र लिखते हैं। तो इसमें जो है हमारे हम अगर किसी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तब हम ये पत्र लिखते हैं। हम किसी कार्यालय में हैं और हमें किसी कारणवश अवकाश चाहिए तो हम एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तो वो भी हमारे औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ आप भली भांति समझ गए होंगे कि हमारे जो औपचारिक पत्र हैं उनमें हमारी जो सूचनाएं हैं और हमारी जो लेखन शैली है वो अलग तरह की होती है। हमारी जो व्यक्तिगत पत्र यानी अनौपचारिक जो पत्र हैं उसमें हमारी जो भावनाएं हैं वो अलग तरह से आती हैं। और हमारे अनौपचारिक पत्रों में सिर्फ हम हालचाल जानने के लिए ही और सूचना देने के लिए ही हम पत्र नहीं लिखते हैं, हम बधाई पत्र भी लिखते हैं। अगर हमें कोई वस्तु प्राप्त हुई है, कोई भेंट प्राप्त हुई है, कोई उपहार प्राप्त हुआ है तो हम धन्यवाद के लिए भी पत्र लिखते हैं। अगर किसी संबंधी की नौकरी या उन्हें कोई और विशेष रूप से कोई खुशी प्राप्त हुई है तो हम उन्हें शुभकामना के लिए भी पत्र लिखते हैं। और अगर हमारे यहाँ पर हम किसी तरह का कोई समारोह आयोजित कर रहे हैं तो हम निमंत्रण पत्र भी लिखते हैं, है ना। और इसी तरह से किसी दुखद समाचार
को सुनकर पढ़कर हम संवेदना के लिए भी पत्र लिखते हैं। तो इस तरह से भी ये भी वर्ग हैं हमारे अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में, ये पत्र भी शामिल होते हैं। तो यहाँ हम भली भांति स्पष्ट हैं कि हमारे जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो किस तरह के होते हैं, किसको लिखे जाते हैं, कौन कौन से पत्र लिखे जाते हैं, और हमारे जो औपचारिक पत्र हैं वे किस किस को और किस किस उद्देश्य से लिखे जाते हैं। तो यहाँ हम इस बात को भी अच्छे से जान लें कि जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हम अनौपचारिक पत्र में हमारा अच्छा संबंध है, जिसको भी हम अपना पत्र लिख रहे हैं, तो कोई लाग लपेट की किसी औपचारिकता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके ठीक विपरीत हमारे जो औपचारिक पत्र हैं उसमें पत्र लिखने वाले और पत्र प्राप्त करने वाले, इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, वे जानते भी नहीं हैं एक दूसरे को। तो हमारे जो संबंध हैं वो पूरी तरह से औपचारिक हैं। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, आपने किसी प्रकाशक से पुस्तकें मंगानी हैं तो आप पुस्तक विक्रेता को जब पत्र लिखेंगे तो बिल्कुल औपचारिक ढंग से लिखेंगे कि आपको ये किताबें आपको चाहिए, इतनी इतनी इसकी प्रतियां आप कृपया यहाँ इस पते पर भिजवाने की कृपा करें। तो इस तरह से आप पत्र लिखेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि यह जो पत्र है उसको प्राप्त करने वाला, उसका उत्तर देने वाला व्यक्ति कौन है। तो आप एक बहुत सदी सधाई भाषा में ये पत्र लिखेंगे। और हमारा औपचारिक पत्र लिखने का एक निश्चित उद्देश्य होता है, तो वो जो उद्देश्य है हमारा, वो हमारे पत्र में पूरा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जिस उद्देश्य के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, अगर वह उद्देश्य उस पत्र में शामिल नहीं है, हमने अपनी मंशा उसमें स्पष्ट नहीं की है, तो वो औपचारिक पत्र लिखने का जो हमारा उद्देश्य है वो सफल नहीं रहता है, वो गलत हो जाता है और हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये इस बात को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ हम इस बात को हमने स्पष्ट कर लिया है, औपचारिक और अनौपचारिक किसे लिखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं पत्र के अंगों पर। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पत्र के अंग। इसमें सबसे पहले है पता और तिथि आप लिखते हैं, संबोधन लिखते हैं, और अभिवादन जो हैं किस तरह से लिखते हैं इसके बारे में बात है। और उसके बाद आप पत्र की विषय वस्तु लिखते हैं, फिर पत्र की समाप्ति और अपने हस्ताक्षर आप करते हैं। तो ये सभी जो अंग हैं ये सभी महत्वपूर्ण अंग हैं। दोनों तरह के पत्रों में आपको इन चरणों पर कार्य करना होता है, इनका पालन करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पते और तिथि के बारे में, तो आप शिक्षार्थियों इस बात को आप भली भांति समझेंगे कि आप अपना पता अवश्य लिखेंगे, कहाँ से ये पत्र लिखा जा रहा है, और आप किस तिथि को ये पत्र लिख रहे हैं ये भी आप अवश्य लिखेंगे, ताकि प्राप्त करने वाला भी ये समझ सके कि कितना समय गुजर गया है इस पत्र को लिखे हुए। तो ये बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। जैसे स्क्रीन पर है, आप किस किस तरह से आप ये आरंभ कर सकते हैं, पता और तिथि आप कैसे कैसे आप लिखेंगे। अगर आप दूर भेज रहे हैं तो आप पूरा पता लिखेंगे, और अगर आप स्थानीय हैं, आप वहीं पर हैं, तो और जिसे आप लिख रहे हैं, जो आपके अनौपचारिक संबंध हैं, उन्हें मालूम है कि आप कहाँ रहते हैं, तब आप इस तरह से आप अपना जो पता और तिथि है वो लिखेंगे। और अगर आप चाहें तो आप अपने शहर का नाम लिख सकते हैं और आप तिथि दे सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना आरंभ करेंगे। संबोधन की अगर हम बात करें तो संबोधन से हमें ये पता चलता है कि अगर हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं कि हमारे बड़े हैं तो हम अलग तरह से उन्हें संबोधित करेंगे, और अगर हमसे बराबर वाले हैं
तो हम दूसरी तरह से उन्हें संबोधित करेंगे, और हमसे छोटे हैं तो हमारे संबोधन का तरीका अलग होगा। तो इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं। जैसे अगर हम स्क्रीन पर है, जैसे अगर हम अपने बड़ों को लिख रहे हैं तो हम पूज्य पिताजी लिखेंगे। अगर हमारी छोटी बहन है तो हम प्रिय मीनू लिख रहे हैं। अगर हमारे दादा हैं तो हम आदरणीय दादाजी लिख रहे हैं, पूज्य दादाजी लिख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे संबोधन इस स्थिति को देखते, इस संबंध की सीमा को देखते हुए कि ये हमारे बड़े हैं, ये हमारे छोटे हैं, ये हमारे बराबर वाले हैं, हम किस तरह से उन्हें संबोधित करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने दादाजी को प्रिय दादाजी, हालांकि अभी जो चलन है वो बदल गया है, लेकिन फिर भी हम अपने बड़ों को आदर से ही संबोधित करते हैं। उनमें आत्मीयता बहुत होती है, फिर भी हमें चाहिए कि हम उन्हें आदर से ही संबोधित करें। तो हम आदरणीय, पूजनीय, पूज्य का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हमारे जो संबोधन हैं वो बदलते हैं। अगर हम औपचारिक पत्रों की बात करते हैं तो जो हमारे संबोधन हैं उनमें महोदय आ जाता है, महोदया आ जाता है। तो आदरणीय महोदय लिख सकते हैं आप, सिर्फ महोदय या महोदया लिख सकते हैं। और बहुत बार हमें नहीं मालूम है कि वे स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो हम महोदय स्लैश करके ऑब्लिक करके हम महोदया भी लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारे जो औपचारिक पत्र हैं उनके संबोधन लिखे जाते हैं। तो शिक्षार्थियों, यहाँ आप इस बारे में स्पष्टता से जान गए हैं कि आपको अपने संबोधन कैसे लिखने हैं। अब हम बात करें अभिवादन पर। हमने संबोधित कर लिया अपने पत्र में, उसके बाद हम उन्हें एकदम से हम अपनी बात तो शुरू नहीं कर देते ना, हम पहले अभिवादन करते हैं। अगर हमारे बड़े हैं तो हम उन्हें प्रणाम कहते हैं, हम चरण स्पर्श करते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने हैं कुछ हमारे, देखिए ज़रा जी। तो ये हमारे अभिवादन हैं जिन्हें हम अपना पत्र लिखते हुए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये संबोधन भी हमारे संबंधों का स्तर ही बताते हैं। अगर हमारे बड़े हैं, हम चरण स्पर्श लिखते हैं, सादर प्रणाम लिखते हैं, नमस्कार लिखते हैं, आदाब लिखते हैं। अगर हम अपने छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, हम उनकी खुशी की कामना करते हैं कि नहीं। तो हम उन्हें चिरंजीव लिखते हैं, खुश रहो लिखते हैं, सदा सुखी रहो, इस तरह से हम उन अभिवादन लिखते हैं। बहुत बार हम ऐसा भी करते हैं कि बहुत आत्मीय स्थिति हो, बहुत आत्मीय संबंध हो, तो हम आरंभ कर देते हैं, जैसे प्यारे भैया है, मेरी प्यारी माँ। तो माँ के साथ तो किसी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, तो मेरी प्यारी माँ से भी हम अपनी बात जो है, अपना पत्र जो है वो आरंभ कर लेते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हमारे अभिवादन होते हैं। अब हम बात करें पत्र की विषय वस्तु। तो पत्र की जो विषय वस्तु है, अनौपचारिक पत्रों में आप भली भांति जानते हैं, आप अपने संबंधी को, जिसे भी आप ये पत्र लिख रहे हैं, उससे आप कौन से विचार साझा करना चाहते हैं, तो आप किसी भी रूप में ये विषय वस्तु लिख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का आपको कोई सीमा बांधने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपका संदेश है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस उद्देश्य के लिए आप ये पत्र लिख रहे हैं, वो बात आपके पत्र में शामिल अवश्य होनी चाहिए। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हम पत्र लिखते हैं। अगर हम औपचारिक पत्र की बात करें, आपको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता है, आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी पाठ्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप किस तरह से अपना पत्र लिखेंगे। उसमें आप, क्योंकि औपचारिक पत्र है, आपका जो पत्र का स्वरूप है वो इस तरह ही रहेगा कि आप महोदय महोदया से अपनी बात शुरू करेंगे, और आप उससे पहले जिस भी विषय में आप अपनी बात लिखना चाहते हैं, ये पत्र किस विषय पर है, आप उसे आरंभ में ही लिख देंगे। तो इससे
स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी कोई शिकायत है, आपका कोई संदेह है या आप किसी तरह का अनुरोध कर रहे हैं, तो आपके विषय से ही ये बात स्पष्ट हो जाएगी और हम भली भांति समझ जाएंगे कि आपको किस तरह के समर्थन की, किस तरह की सहायता की आवश्यकता है। यह भी हो सकता है कि आप किसी भी कंपनी में, किसी भी औपचारिक स्थिति में, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है या किसी अन्य सेवा प्रदान करने वाली कंपनी से आपका पत्राचार पहले से चल रहा है। मान लीजिए कि आपका बिजली का बिल बहुत अधिक आया है और आप उसके लिए अपने जो संबंधित जो कार्यालय है, बिजली कार्यालय जो है, आप उससे आप पत्राचार कर रहे हैं, तो आप अपने पहले वाले जो पत्र है आपका, उसका उल्लेख ज़रूर करते हैं। उसका उल्लेख करते हुए आप अपने पिछले पत्र की तिथि भी बताते हैं और संदर्भ भी बताते हैं कि आपने पहले ये पत्र आपने इस तिथि को लिखा था और इसमें आपने इस बात का जिक्र किया था जिस बारे में आपने कार्य नहीं किया है, आप कृपया इस पर कार्य करें। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, हमारा जो औपचारिक पत्र है वो लिखा जाता है। जैसे आप अगर दूसरी तरह से आप इस उदाहरण के तौर पर अगर आप देखते हैं, तो यहाँ आपके स्क्रीन पर एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि आपके पत्र संख्या इतने दिनांक इतने के संदर्भ में, यानी NIOS को जो आपने पत्र लिखा उसका हमने संख्यांकन किया और उसकी जो ये संख्या है उसके संदर्भ में आपको ये सूचित किया जाता है कि आगे उसकी सूचना दी गई है। तो इस तरह से कार्यालय से आपको ये पत्र प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हम अपने पत्र लिखते हैं। इस पर अभी हमें थोड़ी चर्चा और भी करनी है, लेकिन अभी समय है एक अल्पविराम का और इसके बाद हम आपसे जल्द ही मिलते हैं। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने।
परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीत स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम स्वयं बने, हम अल्पविराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पत्र लेखन के बारे में। हम इस समय चर्चा करेंगे पत्र लेखन में समापन शब्द और हस्ताक्षर के बारे में। हमारा पत्र लिखा गया है, हमने सही ढंग से संबोधन लिखा है, अभिवादन किया है, हमने जो भी बात हम लिखना चाहते थे हमने वो सभी बातें अपनी विषय वस्तु में, अपने संदेश में सही ढंग से लिखी है। हम अपना जब पत्र का अंत करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, यानी हमारा जो समापन शब्द है वो कैसे होगा और हम हस्ताक्षर करेंगे नहीं करेंगे, किस स्थिति में करेंगे, तो उसके बारे में हम जानते हैं। ये स्क्रीन पर आपके सामने है। जब हम अनौपचारिक स्थिति में अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो हम इस तरह से उसका अंत कर देते हैं। और जब समापन करते हुए हम अपना नाम लिखते हैं, यहाँ हमने संबोधन तो लिख लिए कि आपका बेटा है, आपका आज्ञाकारी शिष्य है, भवदिया, तो वहाँ पर हम सिर्फ औपचारिक स्थिति में ही हम भवदीय और भवदिया लिखते हैं और हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद हम कोष्ठक में अपना नाम भी लिखते हैं, नाम, पता, ईमेल आईडी, ये सब हम लिख देते हैं। लेकिन अनौपचारिक स्थिति में हम सिर्फ आपका, आपकी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, आपका बेटा, आपकी बेटी, इस तरह से लिखकर हम अपना जो पत्र है वो समाप्त कर देते हैं। ये जो समापन शब्द हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम विभिन्न संदर्भों में विभिन्न प्रकार से इनका प्रयोग करें। एक ही तरह से आप हर जगह नहीं लिखेंगे। आप भवदीय जब आप औपचारिक स्थिति में लिख रहे हैं तो आप अनौपचारिक में नहीं लिखेंगे। अगर आप अपने किसी मित्र को लिख रहे हैं तो किस तरह का मित्र है तब आप आपका, आपकी लिखेंगे। अगर आपके गुरु हैं तो आप किस तरह से समापन शब्द लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, इस तरह से आप अपने पत्र के समापन शब्द लिखेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने है, जब आप अध्यापक से पत्राचार कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं अध्यापक को, तो आप लिख रहे हैं आपका, आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। मित्र को आप इस तरह से तुम्हारा मित्र, आप माता पिता को आप इस लिख रहे हैं। फिर जो आपसे बड़े हैं वे जब छोटों को लिखेंगे तो वे आपको लिखते हुए शुभचिंतक, शुभेच्छु लिखेंगे। और जब आप निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं तो आप दर्शनाभिलाषी कि आप ज़रूर आइए, आपके दर्शन की अभिलाषा है, आप वैसे लिखेंगे। औपचारिक पत्रों में आप भवदीय या आप स्त्री हैं तो आप भवदिया लिखेंगे। तो इस तरह से आपके समापन शब्द होंगे। यहाँ समापन शब्द जब हम कार्यालय या व्यावसायिक पत्रों के संदर्भ में हम लिखते हैं तो हम भवदीय या आपका जब हम लिखते हैं तब ये समकक्ष स्तर पर जब अधिकारी पत्राचार करते हैं तब वे इस तरह से समापन शब्द लिखते हैं। अगर हम किसी कार्यालय में आवेदन पत्र लिख रहे हैं तब हम भवदीय, प्रार्थी, विनीत, निवेदक आदि का प्रयोग करते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षार्थियों, श्रोताओं, दर्शकों, ये जो चर्चा थी हमारी पत्र लेखन पर,
हमने इस पर बात की और इस बात को हम अच्छे से समझ लें यहाँ पर कि पत्र लिखना जो है बहुत ही एक कला है। अब कोई पत्र आप पढ़ेंगे, आपको पढ़कर ही बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ तक कि जब आप औपचारिक पत्र लिखते हैं और बहुत ही सदी हुई भाषा में लिखते हैं, तो पढ़ने वाले कोई भी हों, अधिकारी हों या कोई अन्य व्यक्ति हों, उन्हें पढ़कर उन्हें पता चल जाता है कि आपको किस सेवा की, किस कार्य की आवश्यकता है और वो तुरंत उस कार्य को पूरा करते हैं, उस पर कार्रवाई आरंभ कर देते हैं। तो अच्छे पत्र की जो विशेषता है, एक तो सटीक होता है, बहुत ही सटीक ढंग से। कुछ औपचारिक पत्र में जो है कुछ कम नहीं है, कुछ अधिक नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए पत्र लिखा जा रहा है वो संदेश आपका अवश्य उसमें शामिल होता है। और आत्मीय पत्र, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आपके जो पत्र हैं उसमें आप जैसे कहते हैं कि दिल निकाल के रख देते हैं, तो आपके व्यक्तित्व की छाप आपके अनौपचारिक पत्रों में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि उससे ही आपके संबंध जो हैं वो प्रगाढ़ बनते हैं, आप में आत्मीयता बढ़ती है। तो ये हमारा पत्र लेखन का पाठ था, जिस पर हमने संक्षेप में चर्चा की। हम चलते चलते बात करें आवेदन पत्र पर, तो आवेदन पत्र जो हैं उसमें आप देखेंगे कि हर कार्यालय, कंपनी, उद्योग जब भी अपने यहाँ भर्ती की प्रक्रिया आरंभ करते हैं तो वे उसके अनुसार फॉर्म भी, प्रपत्र भी तैयार कर देते हैं। तो आप बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अलग से आवेदन पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो जब भी आप आवेदन पत्र लिखें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर जिस कार्यालय में आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पर इस तरह का कोई प्रारूप है, अगर इस तरह का कोई प्रारूप है, इस तरह का कोई प्रपत्र है, तो आप उसमें अपना आवेदन करिए। और अगर नहीं है तो आप जिस बिंदुओं पर हमने बात की, आप उसी स्वरूप में आप भली भांति व्यवस्थित करके आप अपना आवेदन लिखिए। तो ये हमारे पत्र लेखन के कुछ बिंदु थे। इसमें हम बस इस बात का भी ध्यान रखें कि यद्यपि कागज़ पर पत्र लिखना अब चलन में कम है, हम ईमेल द्वारा, सूचना तकनीकी के इतने अधिक प्रचलन के कारण हम ईमेल पर पत्र लिखते हैं, संदेश भेजते हैं। तो वहाँ पर पत्र लेखन का जो स्वरूप है उसमें किसी तरह से परिवर्तन न के बराबर होता है, बस उसको भेजने का जो माध्यम है वो हमारा बदल जाता है। तो ईमेल पर आजकल बहुत अधिक पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पत्रों का स्वरूप, लेखन का स्वरूप वही रहता है, बहुत अधिक इसमें परिवर्तन नहीं है। तो ये हमारा पत्र लेखन पर हमने चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे सार लेखन पर। सार लेखन जो है, आप देखेंगे कि आप बहुत सारी रचनाएं पढ़ते हैं, आप कहानी पढ़ते हैं या आप कोई नाटक पढ़ते हैं, कोई निबंध पढ़ते हैं, तो आप उसे पूरे विस्तार में उसे पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर ये जो विचार हैं, उन सभी विचारों को जब आप उनके मुख्य बिंदुओं को थोड़े शब्दों में जब व्यक्त करें, उन्हें हम सार कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि विस्तार से कही हुई कोई बात है, कोई रचना है, या कोई किसी ने आपसे कोई बात की है, बहुत विस्तार से कोई बात की है, आपने कोई व्याख्यान सुना है और आप अब उसके मुख्य बिंदुओं को लेकर अपने विचार अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं, तो उन कम शब्दों में जो आप व्यक्त कर रहे हैं वो सार लेखन कहलाता है। यानी विस्तार से जो कही गई बात है उसको कम शब्दों में व्यक्त करना सार लेखन होता है। सार लेखन क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है? हमने ये तो समझ लिया कि सार लेखन किसे कहते हैं, क्या उपयोगिता, क्या ज़रूरत है सार करने की, हम विस्तार में ही क्यों ना
हर रचना को पढ़ें। बाद में भी अगर कभी आवश्यकता हो तो हम उसे विस्तार में ही पढ़ें। क्या आवश्यकता है सार लेखन की? आप भी जानेंगे कि समय का अभाव निरंतर हमारे जीवन में है। इतनी व्यस्तताएं हो गई हैं, हमें बहुत सारे काम करने हैं लेकिन उसी 24 घंटे में करने हैं। तो किस तरह से होगा अगर सभी कुछ विस्तार में ही हम करते रहें, विस्तार से ही पढ़ते रहें और विस्तार से ही किसी और को बताते रहें। अगर आप बहुत विस्तार से अपनी किसी घटना का, अपने किसी अनुभव का ज़िक्र अपने किसी मित्र को भी करते हैं, तो भी आपके मित्र कहते हैं कि शॉर्ट में बताओ। ऐसे बताते हैं ना, वो संक्षेप में बताओ शायद ना कहते हों, लेकिन वो अंग्रेज़ी शब्द का प्रयोग करते हुए कहेंगे, इसको शॉर्ट में बताओ ज़रा। तो चाहते हैं कि फालतू बातें ना की जाएँ, जितनी उपयुक्त हों, जितनी काम की बातें हों, हम संक्षेप में बात करें। तो इस तरह से हम जिसे बात बता रहे हैं उसकी भी रुचि बनी रहती है और हमारे समय की भी बचत होती है। और जिसे हम बता रहे हैं, अगर छोटी में हम अपनी बात बताएंगे, संक्षेप में हम अपनी बात बताते हैं, तो वो बात भी हमारी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, है ना? तो इस तरह से अगर आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो टेलीफोन पर बहुत देर बात करते हैं। अगर एक बात बतानी है तो उसकी चारों तरफ जो असंबंधित बातें हैं उनका भी ज़िक्र करके वो बाद में वो मुख्य बिंदु पर आते हैं। तो इस तरह से जो समय है वो बहुत अधिक नष्ट होता है और बहुत बार जो मुख्य बात है उसके कुछ बिंदु छूट जाते हैं। तो इसलिए शिक्षार्थियों, हम इस बात का ध्यान रखें कि सार लेखन सिर्फ माध्यमिक स्तर के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में ही काम आने वाली कला नहीं है। ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाली कला है। ये कौशल जो है ये आपको कम शब्दों में अपनी बात कहने का और लिखने का कौशल प्रदान करता है। तो इस तरह से हम अपना सार लेखन लिखने के लिए, सार लेखन करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो बहुत ही उपयोगी कौशल हमारे लिए ये रहता है। अब अगर हम बात करें कि सार लेखन की उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग हुआ। एक तो हम सामान्य बातचीत में इसका उपयोग होता है कि हम संक्षेप में अपनी बात कह लेते हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर सार लेखन का जो हमारा कौशल है उसका उपयोग करते हुए हमारे लिए बहुत ही लाभान्वित स्थिति रहती है। ऐसे कौन से क्षेत्र होंगे? सबसे पहला क्षेत्र हमारे लिए होगा अखबार का, जहाँ पर हम, क्योंकि बहुत ही कम जगह होती है जहाँ पर समाचार के लिए स्थान मिलता है। किसी भी समाचार के लिए बहुत सारे समाचार हैं और समाचार पत्रों में उन सभी को स्थान दिया जाना है। तो अगर आप कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं, सार लेखन उसका करते हैं, तो वहाँ पर उसका काम आता है। रेडियो पर, आकाशवाणी पर या दूरदर्शन पर या समाचारों में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े समाचारों का सार रूप जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि लेखों का, निबंधों का सार किया जाता है, पुस्तकों का सार किया जाता है और उस रूप में भी उन्हें प्रस्तुत किया जाता है, ताकि कोई भी वह जो पुस्तक है उसे पढ़ने से पहले उस सार के बारे में जानकर वो पुस्तक के मुख्य बिंदु भली भांति जान जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर सार लेखन का उपयोग बहुत अधिक होता है, हमारे सरकारी कार्यालय। सरकारी कार्यालयों में पत्राचार बहुत अधिक होता है, जनसामान्य बहुत अधिक पत्राचार करता है। बहुत सारी फाइलें होती हैं जिस पर पूरे के पूरे मामले जो हैं वो लिखे जाते हैं। अगर वे सभी मामले बहुत विस्तार से लिखे जाएं तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो समय की बचत के लिए फाइलों में भी सार लेखन किया जाता है। जब भी अधिकारी को कोई फाइल प्रस्तुत की जाती है, कोई पत्र बताया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि यह पत्र आया है, तो
वहाँ पर उस पत्र को यूं का यूं साथ में नथी ज़रूर किया जाता है संदर्भ के लिए, लेकिन जो टिप्पण है, जो टिप्पण लिखा जाता है, उसमें उस पत्र का सार दिया जाता है। तो वहाँ पर भी समय की बचत के लिए हमारा जो सार लेखन कौशल है वो बहुत अधिक काम आता है। तो हमें ये बहुत अधिक सीखने की ज़रूरत है और ये बहुत ही उपयोगी कला है। अब हम अगर बात करें कि सार लेखन और भाव पल्लवन में क्या अंतर है, बहुत बार हम इस बारे में भी बहुत भरमा जाते हैं। ये सोचते हैं कि सार लेखन और भाव पल्लवन जो है क्या एक ही चीज़ है? अगर अलग है तो कैसे है, समझ में हमें नहीं आता है। इसमें बहुत छोटा सा फॉर्मूला है जिससे आप ये बात समझ सकते हैं। सार लेखन यानी अधिक सामग्री और उसको आप संक्षेप करते हुए कम पे ले आते हैं। इसके ठीक विपरीत भाव पल्लवन में आपको एक विषय, एक बिंदु या कोई भी सूक्ति, किसी भी तरह से कोई विषय आपको दिया गया है और आपको उसका भाव पल्लवन करना है, यानी बढ़ाना है विषय और आपने उसका भाव पल्लवन किया, आपने उसे बढ़ा दिया। सार लेखन में आपने बड़ा था, आपने उसे कम कर दिया। दोनों में आप ये देखेंगे कि जो उसका मूल बिंदु हैं वे ज़रूर शामिल रहेंगे। तो इन दोनों में सिर्फ यही अंतर है। सार लेखन के हमारे रूप कौन से हो सकते हैं, अगर हम इस बारे में बात करें तो आप शिक्षार्थियों इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप कोई भी सामग्री आप सार लेखन के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें अनेक शब्द जो हैं वो इस तरह के, मतलब भाषा के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि आपको लगेगा कि इनकी आवश्यकता नहीं थी। आप कई शब्दों को या वाक्यांशों को आप एक शब्द में भी परिवर्तित कर सकते हैं। हम व्याकरण के अंतर्गत इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी हम इसे पढ़ेंगे। या आप देखेंगे कि शब्दों का दोहराव है, एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा गया है। या आप देखेंगे कि कई शब्दों की या वाक्यों की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो वाक्य विन्यास है उसमें आप उसकी जो शिथिलता है उसे आप ठीक कर सकते हैं, उस शिथिलता को आप दूर कर सकते हैं। तो ये सब हमारे सार लेखन के अंतर्गत आएंगे। तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि उसका मूल भाव क्या है। मूल भाव और उस मूल भाव को पुष्ट करने वाले, उसको समर्थन देने वाले, उसको और अधिक मजबूत करने वाले जो बिंदु हैं उन्हें आप नोट कर लेंगे और उसके बाद आप संक्षेप में उसे व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि जो लेखक है उसकी जो भाषा है, उसकी जो शैली है, उसे आप बनाकर रखेंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो सार करने के लिए जो सामग्री आपके पास है उसे आप कई बार बहुत ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आप उसका सार लिखना आरंभ करें। तो आप उसे अपनी भाषा में लिखेंगे, उसे सरलीकृत करेंगे, लेकिन जब आप साहित्यिक रचनाओं का आप सार लेखन करेंगे तो आपको लेखक की जो भाषा है, उसकी जो शैली है, उसको बचा कर रखना है। हालांकि ये एक बड़े स्तर पर कार्य है। तो अभी आप अगर आप माध्यमिक स्तर पर अगर आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ हमें परीक्षा के लिए कार्य है और हमें वहाँ पर सार लेखन का प्रयोग करना है, तो वहाँ आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी,
क्योंकि आप एक बड़े अनुच्छेद को आप उसके तिहाई एक तिहाई शब्दों में आप को सार लिखना होगा। तो वहाँ पर आप जो हमारा अनुच्छेद है उसका मूल भाव रखेंगे और आप उसका अनावश्यक जो विस्तार है उसको आप ध्यान में रखेंगे और उसे जो अनावश्यक विस्तार है उसे आप ध्यान में रखकर आप उसे किनारे कर देंगे, आप उसे हटा देंगे। हमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि हम किन किन बातों को शामिल रखेंगे और किन किन बातों को हम हटाएंगे। अगर हमें ये अलग अलग करने सारे बिंदुओं को अलग अलग करने छांटने की प्रक्रिया अगर हमें समझ में आ जाती है तो हमारे लिए जो सार लेखन है वो बहुत मुश्किल काम नहीं रहेगा। शायद आप गलती से ऐसा कर दें कि आप मूल बिंदु को छोड़ दें या उसको पुष्ट करने वाले किसी बिंदु को आप दरकिनार कर दें और कहें कि इसे हटाओ, इससे तो शब्द ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको वो नहीं करना है, आपको पहचान करनी है। तो आपको सही पहचान होनी चाहिए कि आप किन बिंदुओं को रखेंगे और किन बिंदुओं को हटाएंगे। तो ये विश्लेषण करना आपको आना चाहिए। तो आपने जो मूल बिंदु है उसका चयन कर लिया है, उस आपको ध्यान इस बात का आपने रख लिया है कि जो हमारा मूल बिंदु है वो कौन सा है और इसको बना के हमें रखना है। किस बात पर हमारा जो लेखक है वो किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, तो वही हमारे अनुच्छेद का मूल भाव होता है। तो आप 2-3 बार किसी उस अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मूल भाव क्या है, ये क्या संदेश यहाँ पर देना चाहता है। एक बार पढ़ने से शायद आपको समझ में ना आए तो आप आलस नहीं करेंगे, आप उसे 2-3 बार जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। अगला है हमारा कि संबंधित बिंदुओं का हम चयन कर लेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हम संबंधित बिंदु कौन कौन से हैं उन्हें हम चुनकर रख लेंगे कि इन्हें हमें रखना है। आप बिंदु बना लेंगे इसके और इसमें ये बिंदु रखने के बाद आप जो मूल भाव है और संबंधित बिंदु हैं उनको आप क्रम देंगे कि आप किस क्रम में, जिस क्रम में लेख में लिखा गया है उसी क्रम में आप अपने ये बिंदु रखेंगे। तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि जहाँ पर लेखक ने व्याख्या की है आप उसे हटा देंगे, जहाँ पर अनेक उदाहरण दिए हैं वे आप हटा देंगे और इस तरह से आप अपना जो सार है उसे आप पहले एक ड्राफ्ट बना लेंगे, एक मसौदा बना लेंगे और उसके बाद आप उसे अंतिम रूप देंगे। तो आप इस बारे में विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये जो 3 बिंदु हैं इन्हें आपको ध्यान रखना है कि इन्हें आप किस स्तर तक आप अपने सार में शामिल करेंगे। क्या आपके पास इतना स्थान होगा? मुझे लगता है कि आपके पास स्थान नहीं होगा, क्योंकि आपको 1/3 शब्दों में अपना सार जो है वो लिखना है। तो व्याख्या आप हटा देंगे, जो उदाहरण हैं आप एक ही वाक्य में लिख देंगे कि इस बारे में उदाहरण दिया गया है, और जो दोहराव है उसे तो आप बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे। तो सार लेखन में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सही आकार, जितना आकार अमूमन सामान्यतया हम अनुच्छेद जितने शब्दों का अनुच्छेद है उसका 1/3 शब्दों में हम सार लिखने के लिए हम प्रेरित करते हैं। तो आपको भी इस तरह से ही अनुच्छेद का 1/3 शब्दों में लिखने का सार लिखने का अभ्यास करना चाहिए। तभी आप जब परीक्षा में लिखेंगे, यूँ तो आप अगर अपनी बात को अगर आप संक्षेप में कह रहे हैं, सारबद्ध करके कह रहे हैं, तो आपको शब्दों का सिर्फ अनुमान लगाने की आवश्यकता है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 1/3 शब्दों में सार लिखने का अभ्यास करना चाहिए।
एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है जो हमने लिया है सरकारी कार्यालयों में जिस तरह से सार लेखन किया जाता है। अब ये एक पत्र है जो हमारे किसी कार्यालय में जो हमने देखा कि ये एक पत्र प्राप्त हुआ है और ये पत्र अपने मूल रूप में है, जिसमें कहा गया है कि मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपसे यह ज्ञात करूं कि हमारे कार्यालय में कार्य करने वाले अध्यापक ये अभी इस केंद्र में अन्यत्र स्थानांतरण जिनका हुआ है, उन्होंने आपके यहाँ स्वयं लिखित पुस्तक हिंदी आलेखन एवं टिप्पण कला की प्रतियां इनको बेची हैं। तो इस तरह से ये पूरा पत्र है और इस पत्र का सार देखिए आप, स्क्रीन पर है आपके लिए। इसमें 3 बिंदु में इसका पूरा सार यहाँ पर दे दिया गया है। तो शिक्षार्थियों, इस तरह से हम सार लेखन करते हैं। आज का हमारा ये कार्यक्रम शिक्षार्थियों लेखन कौशल पर आधारित था, जिसमें हमने निबंध लेखन, पत्र लेखन और सार लेखन पर संक्षेप में चर्चा की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस चर्चा से लाभ हुआ होगा और आप निबंध लिखते हुए, पत्र लिखते हुए और सार लिखते हुए इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इनका पूरा लाभ ले सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।